नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आखिर बनी कैसे? आज हम उसी कहानी में उतरने वाले हैं। भारत के संविधान के बनने की कहानी, एक ऐसा सफर जिसने हमारे देश की तकदीर लिख दी। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1946। भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन हवा में एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा था। बात सिर्फ सत्ता के ट्रांसफर की नहीं थी। असली सवाल ये था, भारत एक देश के तौर पर आखिर बनेगा क्या? उसकी पहचान क्या होगी? इस बहुत बड़े सवाल का जवाब एक ही दस्तावेज में था, भारत का संविधान। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की नींव का पत्थर था। हर नागरिक के लिए न्याय, आज़ादी और बराबरी का एक पक्का वादा। तो इतना बड़ा काम कोई शुरू कहाँ से करता है? देखिए, किसी भी महान काम की तरह इसकी शुरुआत भी एक विजन से हुई। एक नैतिक दिशा, एक मॉरल कंपास जो इस ऐतिहासिक सफर में रास्ता दिखाने वाला था। ये विजन सामने आया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन या उद्देश्य संकल्प के तौर पर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया। और ये कोई कानूनों की लिस्ट नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक मजबूत वादा कि आने वाला भारत कैसा दिखेगा। नेहरू ने खुद इस बात पर जोर दिया था कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक जीवंत संदेश कहा था। मतलब ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता के लिए एक बहुत गंभीर संकल्प था। और इस संकल्प में 3 बहुत मजबूत वादे थे। पहला, सोशल जस्टिस, यानी एक ऐसा समाज जहां किसी के साथ भी उसकी जाति या धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो। दूसरा, इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलें। और तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस, जहां हर एक आवाज की कीमत हो, हर एक आवाज सुनी जाए। और यही 3 बातें आगे चलकर हमारे संविधान की, आप कह सकते हैं, आत्मा बनी। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं, उन संस्थाओं की बात करते हैं जिन्होंने इस विजन को हकीकत में एक कानूनी ढांचे में बदला। तो ये सफ़र शुरू होता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक के साथ। कुछ ही दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। और फिर भारत की आज़ादी के ठीक बाद 29 अगस्त 1947 को सबसे ज़रूरी हिस्सा सामने आया, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। और इस बेहद अहम कमेटी को लीड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका कानूनी ज्ञान और सामाजिक न्याय के लिए उनकी जो मजबूत कमिटमेंट थी, उसी ने उन्हें भारतीय संविधान का जनक का खिताब दिलाया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर अकेले नहीं थे, ये एक टीम वर्क था, एक कलेक्टिव एफर्ट था। उनकी टीम में अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जैसे कानूनी दिग्गज थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार जैसे अनुभवी प्रशासक थे। हर सदस्य ने अपनी खासियत से योगदान दिया ताकि ये संविधान भारत की विविधता को सही मायने में दर्शाए। अब जरा उस प्रोसेस पर आते हैं, उस प्रक्रिया पर जिससे ये दस्तावेज तैयार हुआ। ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। इसको बनाने में कितना वक्त लगा होगा, अंदाजा लगाइए। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। मतलब सोचिए जरा, कितना डेडिकेशन रहा होगा इस काम के लिए। और ये सिर्फ वक्त की बात नहीं है, बल्कि डिटेल्स पर ध्यान देने की बात है। जरा सोचिए, 7,600 से ज्यादा अमेंडमेंट्स यानी संशोधन प्रपोज किए गए, और उनमें से करीब 2,500 पर तो असेंबली में घंटों बहस हुई। हर शब्द, हर कॉमा पर बहुत गहराई से विचार किया गया था। ये पूरा प्रोसेस एक सफर की तरह था। शुरुआत हुई B.N. राव के बनाए एक इनिशियल ड्राफ्ट से। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसे और बेहतर बनाया और पब्लिक के सामने रखा। इसके बाद तो असेंबली में हर एक क्लॉज पर जबरदस्त बहस हुई। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को इस महान दस्तावेज को अपना लिया गया। और इतनी सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान, एक मास्टरपीस। इसके साइज को समझने के लिए इसकी तुलना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, और भारत के संविधान में, जब ये लागू हुआ था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे। ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये दिखाता है कि भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सुलझाने का कितना मजबूत इरादा था। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है, ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये कला का भी एक नमूना था। जो ओरिजिनल संविधान है वो टाइप नहीं किया गया था, उसे शांति निकेतन के कलाकारों ने अपने हाथों से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बहुत खूबसूरती से लिखा था। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर,
संविधान का लागू होना और उसकी वो विरासत जो आज तक हमारे साथ है। अब यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल आता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था, जिसे हम आज संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो फिर हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? कुछ तो खास बात होगी इस तारीख में, है ना? वजह बहुत गहरी और ऐतिहासिक है। ये तारीख चुनी गई थी 26 जनवरी 1930 को सम्मान देने के लिए। ये वो दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत से पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का ऐलान किया था। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था जो नए गणराज्य को आज़ादी की लड़ाई की उस भावना से जोड़ता था। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को वो ऐतिहासिक दिन आया। संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत ऑफिशियली एक ब्रिटिश डोमिनियन से एक सॉवरन रिपब्लिक यानी एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य बन गया। ये अंग्रेजी शासन से पूरी और आखिरी आज़ादी का पल था। और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि संविधान सिर्फ हिस्ट्री की किताबों के लिए नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है, ये किसी एक की जागीर नहीं है, ये हम सब की धरोहर है। एक ऐसी साझा विरासत जिसकी हिफाजत करना और जिसे बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है।